नमस्कार, मेट्रो संगम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय दल को शर्मसार करने वाले दोनों अधिकारियों को कल यानी सोमवार को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि दो भारतीय अधिकारियों राजीव मेहता और वीरेंद्र मलिक को ग्लासगो में कथित रूप से मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और मेहता IOA यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव हैं, जबकि मलिक रेसलिंग के रेफरी हैं। ग्लासगो में शान से पोडियम पे खड़े इन भारतीय खिलाड़ियों के चेहरे की खुशी ये बताने के लिए काफी थी कि किस तरह देश का नाम रोशन करने पर इन सब को गर्व है। ये तस्वीरें हर रोज ग्लासगो में देखने को मिली। लेकिन एक बार फिर भारतीय खेल से जुड़े अधिकारियों की हरकत ने इन सबको ग्लासगो में शर्मसार कर दिया। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय दल के साथ गए भारत के दो अधिकारियों को ग्लासगो में गिरफ्तार किया गया है। Absolutely shameful. I can only appeal to, the ministry and to the government that they need to take action, because I really don't have full faith in the IOA, considering the cozy club that it still exists. जिसमें से एक भारतीय ओलंपिक संघ के सेक्रेटरी जनरल राजीव मेहता हैं, तो दूसरे रेसलिंग के रेफरी वीरेंद्र मलिक हैं। And the body weight. And the body weight, yes. This was her first lift at 92, managing this lift quite comfortably. राजीव मेहता पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप है, तो वहीं वीरेंद्र मलिक पर तो और ज्यादा शर्मनाक आरोप लगे हैं। वीरेंद्र को स्कॉटलैंड पुलिस ने सेक्सुअल असॉल्ट के आरोप में गिरफ्तार किया है। वीरेंद्र और राजीव दोनों ही भारतीय दल से अलग शहर के होटलों में ठहरे हुए थे। वीरेंद्र जिस होटल में रुके थे, वहां की रिसेप्शनिस्ट ने उन पर आरोप लगाया है कि वीरेंद्र ने उनके साथ छेड़छाड़ की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। नहीं, देखो इससे मैसेज तो गलत जाएगा, लेकिन बाकी तो सच्चाई क्या हो वहाँ मालूम पड़ेगा ना। दोनों अधिकारी पुलिस गिरफ्त में हैं और अब उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। स्कॉटलैंड में भारतीय दूतावास भी इस मामले में पुलिस के संपर्क में है। हमें भारत के कॉमनवेल्थ दल के दो अधिकारियों की गिरफ्तारी के बारे में पता चला है। एडिनबरा के हमारे कॉन्सुलेट ने ग्लासगो में एक अधिकारी को भेजा है, जो पुलिस के साथ संपर्क में रहकर मामले की पूरी जानकारी लेगा। साथ ही हम भारतीय टीम के संपर्क में हैं। दोनों अधिकारियों पर लगे आरोप अगर सही पाए जाते हैं, दोनों को ग्लासगो में जेल तक जाना पड़ सकता है। यानी जिस देश के नाम के लिए खिलाड़ियों ने सालों साल मेहनत करके उसे दुनिया के सामने रोशन किया, उसी नाम को एक बार फिर देश में खेल से जुड़े अधिकारियों ने दूसरे देश में शर्मसार कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस पूरे मामले पर खेल मंत्री ने कहा कि अगर दोनों पर लगे आरोप सही पाए जाते हैं तो मंत्रालय उन पर कार्रवाई करेगा। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये सही निकला तो हमारे मंत्रालय इस पर कड़ी कार्रवाई उठाएंगे। और आज तक तो अभी तक तो हमारा पास ऐसा कोई खबर नहीं है। जो भी हम लोगों ने अपने जो सचिव को हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिया है टू कम्युनिकेट विद द लोकल अथॉरिटी ऑफ स्कॉटलैंड, और हमें जो खबर है कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। अगर कोर्ट में ये जो दो व्यक्ति के खिलाफ जो अभी शिकायत अखबार में आया है, उसी हिसाब से अगर ये इट्स प्रूव टू बी राइट, एंड डेफिनेटली आवर मिनिस्ट्री विल टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। इधर नोएडा में एक बिल्डर ने घर का सपना दिखाकर करीब 400 निवेशकों से करोड़ों रुपए ठग लिए हैं। निवेशकों को अच्छे रिटर्न्स का झांसा देकर उनसे पैसे ऐंठ लिए गए हैं, लेकिन आज तक न उस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ और न ही निवेशकों को उनके पैसे वापस मिले। नोएडा पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शख्स ने लोगों को उनके सपने का आशियाना दिलाने का वादा किया था, लेकिन इस पर आरोप है कि वादे की आड़ में इसने जालसाजी कर निवेशकों से करोड़ों रुपए ठग लिए। सुनील राजपूत नाम के इस बिल्डर ने नोएडा एक्सटेंशन में 500 करोड़ के प्रोजेक्ट के नाम पर करीब 400 निवेशकों से करोड़ों रुपए ऐंठ लिए, लेकिन सालों बीत जाने के बाद घर मिलना तो दूर, प्रोजेक्ट का काम तक शुरू नहीं हुआ। निवेशक बिल्डर के दफ्तर के चक्कर काटते रहे,
पर उन्हें झूठे आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। हारकर उन्हें कानून का सहारा लेना पड़ा। निवेशकों की शिकायत के बाद जांच का जिम्मा क्राइम ब्रांच को सौंपा गया, जिसके बाद आरोपी बिल्डर को गिरफ्तार किया गया। इसने करीब लोगों को 500 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट दिखाया, जिसमें 400 निवेशकों ने करीब 12 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे और उस 12 करोड़ को लेकर ये भागने की फिराक। अब रिकवरी के लिए इसकी जो अचल संपत्ति है उसकी खोज पुलिस द्वारा की जा रही है और अगर वो पाया जाता है तो उसको सीज किया जाएगा और उसमें भी जब्त करके कार्रवाई। वहीं आरोपी बिल्डर प्रोजेक्ट न शुरू हो पाने के लिए एसपी विधायक मुकेश शर्मा को जिम्मेदार बता रहा है। आरोपी का कहना है कि उसने विधायक से जमीन खरीदी थी, लेकिन उसे आज तक जमीन का पोजीशन ही नहीं मिल पाया। कुछ विवाद हुआ पेमेंट को लेकर जब विवाद हुआ, इन्होंने 145-46 करवाई धोखे से एक दिन के अंदर, जिसको लेकर हम हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने स्टेटस को दे दिया। स्टेटस को देने के बाद इन्होंने उसी बीच में सारी जमीनें बेची। किन्होंने बेची? एल्पाइन टाउन, जो समाजवादी पार्टी के विधायक है, उनकी कंपनी है। कौन, क्या नाम है उनका? मुकेश शर्मा। अच्छा। और ये जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ क्योंकि रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं जमीनों के, और उसको मुझे कैसे दबाया जाए, कहाँ दबाया जाए, उसलिए मुझे कुछ क्लाइंटों के थ्रू इन्होंने परेशान करने के लिए मेरे खिलाफ दिया। दूसरी तरफ आरोपी बिल्डर की गिरफ्तारी के बाद निवेशकों में थोड़ी उम्मीद जगी है कि शायद कानून के सहारे उन्हें उनके पैसे वापस मिल जाएं। मैंने जुलाई 2013 में बुकिंग की थी और इसने कहा था कि ये ग्रेटर नोएडा सेक्टर 10 की साइट पर वहाँ पे 2 नए टावर लॉन्च करा है, जो उसने लेआउट प्लान दिखाया था और वहाँ पर उसमें वो हमारे को फ्लैट की यूनिट अलॉट करेगा। और इसने जो मुझे R1101 फ्लैट की यूनिट दी थी, उसके अगेंस्ट मैंने 20 लाख रुपए का चेक दिया था राजपूत प्रॉपर्टीज एंड डेवलपर्स, ये मेरा चेक है। और इसने उसके बदले में हमें 12 PDCs दी थी, जिसमें अश्योर्ड रिटर्न का इसने हमें दिया था और उसके वो चेक ऑलमोस्ट सब भी बाउंस हो गए। दिल्ली NCR में निवेशकों से धोखाधड़ी का यह इकलौता मामला नहीं है। जालसाजी के ऐसे कई मामले सामने आते रहते हैं, जहां बिल्डरों की जालसाजी का खामियाजा आम निवेशकों को अपनी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई खोकर चुकाना पड़ता है। लोगों को आशियाने का सपना दिखाकर ठगने वाले एक बिल्डर को नोएडा क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए बिल्डर का आरोप है कि सपा के कुछ विधायकों की जालसाजी के चलते उसको गिरफ्तार किया गया है, मगर सवाल ये है कि अब उन निवेशकों का पैसा कब तक वापस मिल पाएगा जिन्होंने अपने सपने के आशियाने का सपना देखकर यहां पर अपना पैसा निवेश किया था। अमित चौधरी, जी मीडिया, नोएडा। आम्रपाली ग्रुप के MD अनिल शर्मा समेत 7 लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है और यह पूरा मामला बिहार के लखीसराय जिले का है, जहां बालिका विद्यापीठ के प्रिंसिपल शरद चंद्र शर्मा की कल 2 अज्ञात बाइक सवारों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद शरद चंद्र शर्मा की पत्नी उषा शर्मा ने 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था और इनमें से एक नाम अनिल शर्मा का है। फिलहाल हत्या के कारण के बारे में स्थानीय पुलिस अधिकारी जांच का हवाला देकर कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। तो हत्या के आरोप में घिरे आम्रपाली ग्रुप के चेयरमैन अनिल शर्मा ने सफाई दी है। मीडिया में बयान जारी कर उन्होंने कहा है कि वो बालिका विद्यापीठ ट्रस्ट के सदस्य नहीं हैं और मार्च में इस्तीफा दे चुके हैं। उनका कहना है कि साजिश के तहत उनका नाम इस हत्याकांड से जोड़ा गया। अनिल शर्मा ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। और इस बीच सिंडिकेट बैंक के चेयरमैन और MD SK जैन को 4 दिन की CBI कस्टडी में भेज दिया गया है। SK जैन के अलावा 8 अन्य लोगों को भी 4 दिनों की CBI कस्टडी में भेजा गया है। शनिवार को CBI ने सिंडिकेट बैंक के चेयरमैन और MD SK जैन समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया था। दिल्ली की टीम ने बेंगलोर में दिल्ली के जाने माने कांग्रेस नेता और वकील विनीत गोता, उनके बिल्डर भाई पुनीत सहित 7 लोगों को करीब 50 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था। सिंडिकेट बैंक के चेयरमैन SK जैन पर आरोप है कि उन्होंने भूषण स्टील और प्रकाश इंडस्ट्रीज को लोन की रकम बढ़ाने के लिए घूस मांगी थी। कोर्ट ने मैं प्रकाश इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो उसमें दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने जो भूषण ग्रुप का केस है उसके अंदर 4 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड और जो प्रकाश का केस है उसके अंदर 2 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड दिया है।
उधर उत्तर प्रदेश के कानपुर की खबर पर नजर डालें तो जहां एक शख्स ने अपनी पत्नी को गंगा बैराज से महज इसलिए फेंक दिया क्योंकि वो फेसबुक पर चैटिंग करती थी और जिसको लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। लेकिन ये विवाद इतना बढ़ गया कि ये किसी ने नहीं सोचा था कि पति पत्नी और फेसबुक की क्या है पूरी कहानी। एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं आपको। कानपुर में फेसबुक एक लड़की की मौत की वजह बन गया। जी हाँ, एक लड़की को उसी के पति ने पुल से उसे गंगा नदी में फेंक दिया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। अपनी पत्नी की हत्या की बात खुद रवि चौरसिया नाम का ये शख्स कबूल कर रहा है। पहले उसका मोबाइल छीना, हमने कहा आजकल फेसबुक वो लड़ने लगी, उसने हमको हाथापाई की। तो जब उसने मोबाइल छीना, हमने कहा मोबाइल हम ले जाएंगे, तो कह रही नहीं मोबाइल कैसे ले जाओ। वो नहीं मान रही थी। तो वो कहने लगी मोबाइल नहीं, तो वो मोबाइल नहीं दोगे तो हम कूद जाएंगे। वो खुद ही हमसे बोल रही थी एक बार। तो हमने कूदो क्या, हम ही खुद फेंक देंगे तुमको, परेशान ना हो, मोबाइल भी नहीं, मोबाइल जब ले जाओगी तो। वो जबरन मोबाइल छीनने के चक्कर में पहले तो हमने मोबाइल फेंक दिया उसको पानी में, कि हमने कहा फेसबुक बात नहीं करो चलो, तो वो जाने की तैयारी नहीं। अब वो हमको मतलब पगला गई, तो हमने कहा ठीक है तुम भी कूदो, हम भी उसको हमने उठा के फेंक दिया। दरअसल रवि और उसकी पत्नी रूबी के बीच पैदा हुए कलह की वजह फेसबुक है। रवि की पत्नी फेसबुक पर दूसरे लड़कों से चैटिंग किया करती थी, जो रवि को पसंद नहीं था। कई बार रवि ने इसका विरोध भी किया था। नौबत एक दूसरे से अलग होने तक की आ पहुंची थी। वो कह रही हम तुम्हारे साथ रहेंगे नहीं, उसी लड़के के साथ जाएंगे जिससे हमारी फेसबुक में बात होती है, तुम मेरे लिए बेकार हो चुके हो मतलब। तो हमने कहा मैंने पूरा अपना बीवी बच्चे सब छोड़ा तुम्हारे लिए, घर बार वालों सबने छोड़ा, और तुम मुझे भी छोड़ दे रही हो, तुम तो हर एक का घर बर्बाद कर दो। शनिवार की शाम दोनों कानपुर के कोहना थाना इलाके के गंगा बैराज पर गए, जहां दोनों के बीच चैटिंग को लेकर विवाद हो गया और इसी दौरान रवि ने रूबी को पुल से नीचे फेंक दिया, फिर खुद भी कूदने की कोशिश की। लोगों ने रवि को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। फोन में मैसेज है, इसने कहा दूसरे लड़के के साथ मैं भाग जाऊंगी, वो तुमसे ज्यादा पैसे वाला है, मतलब ये है। तो मैंने कहा अगर भाग जाओगी तो मेरे डॉक्यूमेंट जो मुझसे शादी की मुझे दे दो, मुझे आजाद कर दो, भाई तुम कहीं भी जाओ, तुम बाद में हमको ब्लैकमेल ना करो। ब्लैकमेल के चक्कर में हमसे पैसे ही मांग रहे थे, 2 लाख रुपए कह रही थी दो पूरा जेवर और भी लाओ, कहीं से भी लाओ पैसे, मतलब वो पैसे की भूखी। उठाया फेंक दिया हमने, मैंने मारा और मैंने सबके सामने बताया मैंने मारा है और मुझे मारने में कोई अफसोस नहीं। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में आरोपी रवि को गिरफ्तार कर लिया है। वहाँ पेट्रोलिंग पे जो पुलिस थी, जो पब्लिक की सहायता से उसको पकड़ लिया गया है और उसको थाने पे भेज दिया गया और महिला का जो बॉडी है वो पानी के अंदर से ढूंढ के निकाल लिया गया। दरअसल 2 साल पहले रवि ने रूबी से आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। रूबी के चलते रवि ने अपनी पहली पत्नी और बच्चों को छोड़ दिया था, लेकिन जब रवि को रूबी से भी रिश्ता टूटता हुआ नजर आने लगा तो उसने अपनी ही पत्नी की जान ले ली। ब्रजेश श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद उजय, जी मीडिया, कानपुर। मुंबई की रहने वाली लड़की जेनिफर को शादी के बाद उसके पति ने सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि जेनिफर कैंसर की मरीज है और आरोप है कि शादी के बाद से ही बेटे की चाहत रखने वाले पति ने जेनिफर पर खूब अत्याचार किए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जेनिफर के पति मेहताब की दलील है कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक उसका इलाज कराने मुंबई लेकर गया था, लेकिन वहां जेनिफर के घर वालों ने उसकी जमकर पिटाई की और इसी वजह से वो भागकर कानपुर आ गया। फिलहाल इस मामले में जहां जेनिफर के घर वालों ने डीबी थाने में मामला दर्ज कराया है, वहीं पति के घर वाले भी अदालत जाने की बात कह रहे हैं। जेनिफर नाम की इस महिला को इसी के अपनों ने इसे बेइंतहा दर्द दिया है, जिसे शायद जेनिफर ताउम्र ना भूल पाए। आरोप है कि जेनिफर के पति और ससुराल वालों ने ही इसकी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। महज एक बीमारी के चलते जेनिफर के पति और ससुराल वालों ने उसका साथ छोड़ दिया। लोगों ने मुझे बताया नहीं कि आपको मुझे कैंसर है। पहली बार मुझे सिर्फ फोड़ा पता था, वो लोग ने मुझे रातों रात यहाँ छोड़ दी। मुंबई की रहने वाली जेनिफर की शादी 7 साल पहले कानपुर के रहने वाले मेहताब से हुई थी, लेकिन हाल में पता चला कि जेनिफर को कैंसर ने जकड़ लिया है और इल्जाम लगा कि ससुराल वालों की प्रताड़ना ने जेनिफर को कैंसर की जद में लाकर खड़ा कर दिया। 2010 में जब शादी हुई उसके बाद से 2-3 महीने के बाद से कभी 30,000, कभी 50,000, कभी 80,000, कभी लाख रुपए ऐसा करते करते डेली कुछ ना कुछ गटर की पली बहन को, तू तेरे घर वाले वहाँ पर ग्राउंड रोड पे मरे रहते, कोई तेरे को पूछता नहीं है, भाई लोग तेरे को फोन नहीं करते, तक कि उसको मारता था
उसने बेल्ट से यहाँ पर पट्टे से बांधा था, जो यहाँ पर उनको जख्म दिख रहा है जेनिफर को, एकदम टॉर्चर किया। तो वो डर के मारे बताती भी नहीं थी। तो वहाँ पर इन लोगों को पता चला, लेकिन इसको इन्फॉर्म नहीं किया गया। डायरेक्टली लाके 15 तारीख को ट्रेन में बैठा, 16 तारीख को यहाँ छोड़ के सीधा गुल हो गया। आरोप ये भी है कि मेहताब ने कैंसर होने की बात जेनिफर से छुपाई। यही नहीं, जेनिफर को बंद कमरे में रखा जाता था और जब जेनिफर को इलाज की जरूरत पड़ी तो मेहताब इसे मुंबई स्थित उसके भाइयों के घर छोड़कर भाग गया। ना हस्बैंड, ना मदर इन लॉ, ना फादर इन लॉ, कोई खाना नहीं देता था। सब बासी खाना बनाते थे वो लोग। फिलहाल जेनिफर के घर वालों ने मेहताब के खिलाफ कानूनी रास्ता अख्तियार किया है, लेकिन इन सब के बीच कानपुर में रह रहे मेहताब की माने तो उस पर लगे सभी आरोप बेबुनियाद हैं। बिल्कुल गलत इल्जाम है, क्योंकि मेरे ससुराल वाले मुझे कम से कम 2 से 3 बार मार चुके हैं। इस मजबूरी में मुझे यहाँ आना पड़ता है। अगर मेरा वहाँ कोई सपोर्ट करे बॉम्बे में तो मैं आज भी रेडी हूँ अपना इलाज अपने हिसाब से कराने के लिए, पर शर्त है वो लोग लड़ाई झगड़ा मुझसे न करें। उनका कहना ये है कि ये बीमारी मैंने उनको दी है। मेरे फैमिली ने उनको इतना टॉर्चर किया कि उनको ये बीमारी हो गई है। मेहताब की माने तो जेनिफर की बीमारी उसके घर वालों की देन है। मेरे हिसाब से तो ये बीमारी उन्हीं लोगों ने उसको डाल दी है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में मैंने यहाँ जब इनका इलाज कराया है गर्दन का, तो ये ओके हो गई थी। मेरी लड़की की छुट्टी हुई थी तो इन्होंने कहा मुझे अपने घर जाना है, तो मैं छोड़ के आया। तो इनके घर वालों ने जिस डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराया उस डॉक्टर ने ट्रीटमेंट इनका गलत कर दिया। उसने 2.5 महीने इनका टीबी का ट्रीटमेंट कर दिया बगैर जांच कराए। उससे इनकी बीमारी जो फर्स्ट स्टेज से 4थी स्टेज पर आ गई 2.5 महीने में, गलत मेडिसिन की वजह से। वहीं जेनिफर के घर वालों की माने तो मेहताब का रवैया हमेशा से ही उत्पीड़न करने वाला रहा है। कभी 2 बच्चियों को जन्म देने की वजह से तो कभी बीमारी की वजह से जेनिफर को हमेशा ससुराल में टॉर्चर किया गया। मैं जितना मेरी हैसियत थी मैंने किया। अब मैं चाहता हूँ जो उनका आगे का ट्रीटमेंट हो वो जनरल में हो, क्योंकि जो डॉक्टर है जो ट्रीटमेंट कर रहा है वो खुद समझ रहा है कि मेरी हैसियत नहीं है, तो उसने मुझे खुद कहा कि आपके लिए मैंने जनरल में एक बेड का इंतजाम कर लिया है, वो 2 से 3 दिन में। मगर मेरे ससुराल वाले चाहते हैं कि वही प्राइवेट में, मगर मेरी हैसियत नहीं है, और इसी बात की लड़ाई। फिलहाल इस मामले में मेहताब और उसके परिवार वालों के खिलाफ मुंबई के डीवी मार्ग पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया गया है। वहीं आरोपों के घेरे में आए पति ने भी अपनी बड़ी बेटी का हवाला देते हुए सभी पहलुओं पर उसकी गवाही को आधार बनाया है। मेहताब का कहना है कि जेनिफर के भाइयों के डर से वो जेनिफर को छोड़कर कानपुर में रह रहा है, वरना अपनी हैसियत के मुताबिक वो हर मोड़ पर जेनिफर का साथ देना चाहता है। कानपुर से आर्यन अग्रवाल के साथ मुंबई से अंकुर त्यागी, जी मीडिया। उधर अगर बढ़े तो चोरों के पसंदीदा सामान अब हीरे जवाहरात नहीं बल्कि नकदी भी नहीं रहे, बल्कि टमाटर भी अब उनके लिस्ट में शामिल हो चुका है। वजह यह है कि बाजार में टमाटर की आसमान छूती कीमतें और इससे सबसे महंगी सब्जी बना दिया है। ऐसे में चोरों की नजर भी लाल लाल टमाटरों पर पड़ गई है। मुंबई से सटे मीरा रोड की सब्जी मंडी में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जब लगभग 60,000 रुपए के टमाटरों पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई तेज कर दी है, लेकिन चोरी हुए टमाटर अब तक एक अनबुझी पहेली बने हुए हैं। सावधान, आपके टमाटर पर चोरों की निगाहें हैं। बाजार में ये लाल खूबसूरत टमाटर आपको तो लुभाती ही हैं, लेकिन इनकी कीमत और खपत चोरों को लुभाती है। हैरान ना हो, मुंबई के पास मीरा रोड में टमाटर के व्यापारी अशोक प्रजापति शनिवार को सुबह अपना सर पीट लिए जब दुकान खोलते ही देखा कि उनके 720 किलो टमाटर पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। टमाटर की आसमान छूती कीमतें 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई हैं। अशोक ने 40,000 रुपए के टमाटर 24 बॉक्स में रखे थे, लेकिन टेम्पो से रात को टमाटर आने के बाद आधी रात को चोरों ने पूरी योजना बनाकर टमाटर के सारे बॉक्स ले उड़े। टमाटर का भाव बढ़ने से मेरे को ऐसा डर लगता था कि माल चोरी होगा, तो माल चोरी, टमाटर भाव बढ़ने से चोरी हुआ है। टमाटर चोरों को पकड़ना पुलिस के लिए सरदर्द बना है। पुलिस का मानना है कि चोरी के तुरंत बाद चोरों ने माल आसपास की सब्जी मंडी में औने पौने दामों में बेचकर सारा पैसा लेकर चंपत हो गए। पुलिस का मानना है कि किसी एक अकेले आदमी का काम नहीं है, इसमें 3 से 4 लोग जरूर होंगे। फिलहाल पुलिस आसपास की सब्जी मंडी की छानबीन कर रही है। सबसे नजदीक और बड़ी रहीसा सब्जी मंडी पुलिस की निगाह में है। हमारे पुलिस स्टेशन में श्री अशोक प्रजापति करके आए हैं। उनके कहने के अनुसार और बिल के अनुसार कुल 40,000 रुपए की टोमेटो की चोरी हुई है। मामला तो महज एक चोरी का है, लेकिन रोजमर्रा के उपयोग में आने वाले टमाटर की चोरी और इसकी महंगी कीमत ने ये जरूर जाहिर कर दिया है कि इस कमरतोड़ महंगाई ने हर आम आदमी को परेशान कर दिया है। अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई।
और दिल्ली पुलिस पर भी अब मोदी का जादू छाने लगा है। लिहाजा अब दिल्ली पुलिस ने लोगों की यहां पर सुविधा करने के लिए गुजरात के सूरत मॉडल से सबक लेकर लोगों की मदद से इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला किया है। इसकी शुरुआत हुई है दिल्ली के सिविल लाइन इलाके से। दिल्ली के सिविल लाइन इलाके के लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए 20 लाख रुपए खर्च कर पुलिस की मदद से 67 कैमरों को लगाया है, जिसकी रखरखाव का खर्च भी यहाँ रहने वाले लोग उठाएंगे। नेबरहुड वॉच स्कीम के तहत पूरे इलाके पर पुलिस की तीसरी आंख यानी सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी, जिसका कंट्रोल रूम सिविल लाइन थाने में है। दिल्ली पुलिस को यह आइडिया आया गुजरात के सूरत शहर से, जहां पर लोगों की मदद से पुलिस पूरे शहर पर सीसीटीवी से नजर रखती है। सीसीटीवी एक बहुत ही प्रभावी टेक्नोलॉजी है जिसने हमेशा क्राइम कंट्रोल में और क्राइम को सॉल्व करने में पुलिस की मदद की है। गवर्नमेंट की तरफ से भी दिल्ली शहर में कई जगह सीसीटीवी लगाए गए हैं, काफी नंबर्स में लगाए गए हैं, लेकिन संभव नहीं है कि हर जगह सीसीटीवी लगाए जा सके। तो एक आइडिया दिमाग में आया कि नेबरहुड वॉच स्कीम जैसे हमारी स्कीम है, इसी में एक सीसीटीवी को भी इसमें शामिल किया जाए और सीसीटीवी सर्विलेंस अगर जो रेजिडेंट्स जहां के रेजिडेंट्स इस चीज के लिए तैयार हो, उसका खर्चा उठाने के लिए, उसकी रखरखाव करने के लिए, तो वहां पे सीसीटीवी सर्विलेंस भी इस स्कीम में शामिल की जाए। पुलिस अब सूरत मॉडल की तर्ज पर दिल्ली के बाकी इलाकों में भी लोगों की मदद से सीसीटीवी लाने की कोशिश करेगी। पुलिस को उम्मीद है कि अगर यह मॉडल हिट रहा तो गुनहगार को पकड़ना बेहद आसान हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस बुलेटिन में इतना ही।